हेलो दोस्तों, आज हम हलवाहा कहानी को पूर्व से आगे की ओर बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह मथुरा जीवानंद को उसके हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में ये बात भरने की कोशिश करता है कि वह सिमार वाला जो खेत है उसको बेच दे और पहाड़ छोड़कर पलायन कर जाए मैदानों की ओर। लेकिन जीवानंद को सारा षड्यंत्र समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता है क्योंकि मथुरा के जो सवाल होते हैं कि आखिर खेत बंजर छोड़ोगे, ये अंदर तक चुभ जाते हैं जीवानंद को और वह बिना किसी उत्तर दिए घर की ओर लौट जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि क्यों न पदम से एक बार और अनुरोध किया जाए और इस बार साफ साफ बात कर दी जाए और कुछ पुश्तैनी संबंधों का हवाला भी दिया जाए ताकि पदम हलवाई के लिए आ जाए। लेकिन फिर उसे ख्याल यह भी आता है कि पदम कितने सारे बहाने लगाता है, क्योंकि उसके पास जीवानंद के पास एक ही बैल था, दूसरे बैल की व्यवस्था कभी कभी नहीं हो पाती है तो भी वो हल चलाने नहीं आता है। तो जीवानंद सोचता है क्यों ना पहले पूरी व्यवस्था कर ली जाए। वह दूसरे बैल के लिए धनराम जी के पास जाता है और उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी सुन लेते हैं धनराम जी और उन्हें वो एक बैल के लिए हाँ बोल देते हैं। अब जीवानंद अपनी खेत की जुताई के लिए जब दोनों बैलों की व्यवस्था हो जाती है तो वापस पदम के पास जाता है। अब जैसे ही जीवानंद वहाँ जाता है तो सबसे पहले कुत्तों के भौंकने से स्वागत शुरू होता है। तो इसी में अंधेरा हो चुका होता है, शाम ढल चुकी होती है। तो आवाज़ आती है, कौन है हो। बूढ़े पतिराम ने अपने आंगन की दीवार पर बैठे बैठे हाँक दी तो कई आकृतियाँ अपने अपने दरवाजे में आ लगी, यानी बहुत सारे लोग जो भी घरों के थे दरवाज़ों की ओर आ गए। मैं हूँ पतिराम, पदम से कल जुताई के लिए तय करने आया था, जीवानंद ने कहा, अपना नाम बताने में जैसे उसे हेठी का अनुभव हो रहा हो। बचुली भौजी, तुम्हारे मालिक पदमदा को बुला रहे हैं, किसी बच्ची ने गुहार लगाई। बेचारे को 10 दिन से चक्कर लगवा रहे हैं, किसी बुढ़िया ने अपनी पड़ोसिन से यह बात यद्यपि धीमे स्वर में कही थी पर जीवानंद के कानों तक पहुंच ही गई। ये सब जो घटनाक्रम हो रहा था ये बार बार जीवानंद को अपमानित करने के लिए पर्याप्त था। जीवानंद के लिए अब वहाँ अधिक रुकना तो दूभर होता ही जा रहा था। बचुली अथवा पदम न आते तो भी वह शायद उसे सुबह खेत पर आने के लिए हाँक लगाकर चल देता, परंतु तभी बचुली ने आकर सूचना दी कि पदम तो 8-10 आदमियों के साथ ठेकेदार ने बागेश्वर वाले काम पर भेज दिया है, अब वह 3-4 दिन में लौटेगा। उसकी बातों में किसी प्रकार की बनावट का आभास जीवानंद को नहीं लगा। घर लौटने पर जीवानंद निराश हो गया। विपत्ति के समय लोग अपनी गृहिणी से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन जीवानंद का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। जितनी ज़्यादा विपत्ति उस पर पड़ती वह उतना अंतर्मुखी होता चला जाता। इस तरह वो चुपचाप शांत होकर बैठ गया। जीवानंद ने गोठ में घुसकर अपने बैल को थपथपाया। उसके बाद गोठ मतलब गौशाला। बहुत दिनों बाद उसने इतने ध्यान से अपने इस पशु को देखा था। स्वयं जीवानंद को आश्चर्य हुआ कि आज तक उसने रत्ना गाय के अतिरिक्त और किसी पशु की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मालिक का दुलार पाकर खैरा जुगाली करता हुआ टुकुर टुकुर उसे ताकने लगा। खैरा यानी बैल का नाम। पर्वतीय अंचल में जानवरों के भी नाम रखे जाते हैं जो प्रायः उनके रंग के आधार पर होते हैं। जैसे कह रहा हो, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। जीवानंद देर तक उसकी पीठ और गर्दन सहलाता रहा, फिर सिर झुकाकर सकरे दरवाजे से बाहर निकल आया। गोठ में प्रवेश करते समय खैरा के प्रति वह जितना ही विरक्त था, बाहर आते समय उतनी ही अधिक आत्मीयता से वह भर गया। गोठ की दीवार पर पदम का हल टंगा था जिसे वह महीनों पहले वहाँ रख गया था। जीवानंद खड़ा खड़ा उसे ताक रहा था। उसके मन में पदम के प्रति क्रोध उमड़ रहा था और कुल्हाड़ी उठाकर हल के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात
रह रहकर उसके मन पर उठने लगी। नुकीले चोंच सरीखे फाल के साथ मिट्टी सनी हुई दाबी किसी घायल पक्षी की तरह नीचे की ओर झुकी थी। दाबी की इस लकड़ी के लिए उसने व्यर्थ ही धर्म सिंह का एहसान लिया। जीवानंद ने मन ही मन सोचा, हर चीज़ के लिए पदम उस पर जिम्मेदारी डालकर अलग हट जाता था। इतना सब कुछ करने पर भी उसने कभी एहसान नहीं माना। अपनी बेबसी और लाचारी की आग में कुढ़ते हुए जीवानंद के लिए जैसे दीवार पर टंगा हुआ हल ही अब पदम से बदला लेने का एकमात्र साधन रह गया था। उसने आगे बढ़कर हल को उठाकर तोड़ देने का निश्चय किया, पर सहसा रुक गया। गांव के कुछ बड़े बूढ़ों का कहना था कि उसकी बिरादरी में चिंतामणि की मृत्यु हल छू लेने के कारण हुई थी। पर्वतीय अंचल में एक परंपरा ट्रेडिशनल चली आ रही है कि जो ब्राह्मण समाज है वो वहाँ हल चलाने का कार्य नहीं करता है। तो ये इसी तरीके की भ्रांति थी। वह स्वयं इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर कहने वाले को कौन रोक सकता है। कहते हैं कि किसी तीज त्यौहार के मौके पर उसकी माँ घर की लिपाई कर रही थी। गोट की दीवार पर टंगे हल को हटाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हलवाही को हाँक दी। हलवाहा दाएं बाएं रहा होगा। देर तक प्रतीक्षा करने पर हलवाहा नहीं आया। माँ उसे कोसने लगी तो चिंतामणि ने झल्लाकर हल उठाया और एक ओर रख दिया। माँ रोकती ही रही, पर वे स्वराजी आदमी ठहरे। हल रखते रखते भी न जाने कैसे उसका नुकीला फाल उनकी एड़ी के पास चुभ गया और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। ये सब घटनाक्रम होने के बाद वह सिर झुकाकर घर के अंदर प्रवेश करता है। हाथ पैर धोकर संध्या करने लगा। दूसरे दिन सुबह तड़के ही अपने आंगन के छोर पर खड़े बद्री प्रधान ने एक नज़र नदी के किनारे अपने खेतों पर डाली। उनका हलवाहा अभी खेत पर नहीं पहुंचा था, लेकिन बगल वाले जीवानंद के खेत में जुताई शुरू हो गई थी। उन्हें यह सोचकर थोड़ी निराशा हुई कि जीवानंद ने पदम को आखिर राजी कर लिया था। बद्री प्रधान अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए। टहलते टहलते नदी की ओर चले गए। जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ और क्रोध, घृणा और ग्लानि के कारण उनका सारा शरीर कांपने लगा। कुल घातक जिह्वा स्वयं हल चला रहा था। फाल की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें उसके नौसिखिएपन की गवाही दे रही थी। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है, जहाँ पर एक ब्राह्मण स्वयं हल उठाकर चलाना प्रारंभ कर देता है। कहानी में कुछ अंश बड़े ही मार्मिक हैं कि किस प्रकार जब किसी कार्य को हम स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होते हैं, तो बार बार कितनी जगह हमें एक धुतकार सहन करनी पड़ती है। जीवानंद प्रारंभ से लेकर अंत तक किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा होता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कोई उसकी मदद नहीं करता है, लेकिन जब वह खुद स्वयं से किसी काम के लिए आगे बढ़ता है तो उसे समाज के द्वारा, बिरादरी के द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इस कहानी को हम एक चेतना के रूप में भी समझ सकते हैं कि यह कहानी बहुत ही अच्छी चेतना जगाती है कि किस तरह से सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं से बाहर निकलकर हम अपने कार्यों को स्वयं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।